जय हिंद दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम बताने जा रहे हैं आपको चैप्टर फर्स्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको कुछ इजी भी है और कुछ इसमें हार्ड भी क्वेश्चन है। शुरू से अंत तक देखें। इसमें हम 10 क्वेश्चन को संग्रह किए हैं। ऐसे चैप्टर फर्स्ट में आपको 31 क्वेश्चन का हम संग्रह किए हैं दोस्तों। तो आज 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्योंकि साथ में आपको 10 क्वेश्चन जो है लास्ट में मैथमेटिक्स का भी आपको बताएंगे। इसीलिए 10 क्वेश्चन अभी फिजिक्स का प्रथम और लास्ट में 10 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप शुरू से अंत तक देखें, जो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चैप्टर शुरुआत करते हैं। चैप्टर है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसमें आपको तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कई बार हम बता चुके हैं, जिससे आपको तो कोई परेशानी ही नहीं होगा। फिर भी आप देख लें एक बार और अपना जो है क्या कहते हैं याददाश्त को ताज़ा कर लें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है। दोस्तों कई बार हम पूछे हैं आवेश का बीमा क्या होता है, और आप लोग बोल चुके हैं आवेश का बीमा जो है चाहे तो AT होगा या तो हम इसको IT भी लिख सकते हैं। AT या IT होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन है A, आवेश का बीमा होगा AT। ठीक है, बीमीय सूत्र होता है, क्वेश्चन में बीमा भी देता है या बीमीय सूत्र भी पूछेगा तो AT या IT ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। ये भी कई बार आपको हम पूछ चुके हैं। आप सोचते होंगे कि सर जी ये क्या पूछ रहे हैं, लेकिन हम ये सोचे कि आपको चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से याददाश्त मजबूत करा देंगे कि आपको सपना में ऑब्जेक्टिव आने लगेगा, ऐसा याद करवा देंगे दोस्तों। सिर्फ क्वेश्चन बोलें और आप आंसर बोलिए तब तैयारी हुआ, ऐसा नहीं ऑप्शन बोलिए और तब आप आंसर बोलिएगा, ये तैयारी नहीं होता। क्वेश्चन बोलें। अब वो जैसे हम कहते हैं मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध क्या होता है, आपको इतना याद हो चुका है कि मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 50,000 ओम होता है, आप तुरंत बोल दीजिएगा। हम कहेंगे समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आप कह दीजिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता क्या होता है, तो बोलो मानव नेत्र का विभेदन क्षमता 1 मिनट होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ये इस प्रकार से आपको ऐसा मजबूती तैयारी करना है दोस्तों, आपको कोई समस्या ना हो। इसीलिए कोई क्वेश्चन आपको रिपीटेशन हो जाता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आप आराम से वीडियो देखें और पूरा इसका एंजॉय लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड भी होता है, जिसे आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है फेराड प्रति मीटर। तो फेराड प्रति मीटर को हम फेराड मीटर पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर 2 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। सब परिचित लगता होगा आप लोग को, क्योंकि सब क्वेश्चन तो बताए हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन, किसी दूरी पर स्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। कोई दूरी है R दूरी मान लीजिए, और उनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या है, F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। दोस्तों ये कई बार हम बताए हैं कि दूरी अगर आधा करेंगे तो विद्युत बल 4 गुना हो जाएगा, और दूरी अगर दुगुना करेंगे तो विद्युत बल 1/4 गुना हो जाएगा। तो आपको कई बार बता चुके हैं और किस प्रकार से बताए हैं। आपको पता है कि दूरी हम आधा कर देते तो R/2 का स्क्वायर करेंगे तो R²/4, जो कि नीचे होता है पलट के 4 ऊपर चल जाता है। तो आप लोग जानबे करते हैं विद्युत बल का फॉर्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R²। तो ये सब तो दिमाग में है ही, तो हल्का में क्या दिमाग लगाना, ऐसे दिमाग रखना है कि अगर दूरी आधा करते हैं तो विद्युत बल 4 गुना हो जाता है, और अगर दूरी दुगुना करेंगे तो विद्युत बल 1/4 गुना हो जाता है। तो जनरली आपको इसी प्रकार से रहता है। कोई हार्ड घुमा तो बिहार बोर्ड पूछता नहीं, बहुत ईजी पूछता है, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 गुना इसका सही आंसर 4F होगा। चौथा नंबर आते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार हम पूछे हैं आपको तो ये याद ही हो गया। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, तो यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा है कि धनावेशित कर रहे हैं कि ऋणावेशित कर रहे हैं। अगर मान लीजिए धनावेशित कहता तो द्रव्यमान घट जाता, ऋणावेशित करता तो द्रव्यमान बढ़ जाता। तो यहाँ कहता जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो आवेशित करने पर द्रव्यमान बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, क्योंकि यहाँ कन्फर्म नहीं हो रहा है कि धनावेशित कर रहे हैं या ऋणावेशित कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। ये एग्जाम में पूछा है, इसे हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, बहुत बता दो इसको रटिए लेता है, इसका आंसर ये होगा, लेकिन आंसर रटने से नहीं होगा, उसको कंसेप्ट से भी समझ आए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिए गए चित्र में यदि आवेश कैपिटल Q पर
कुल प्रभावी बल शून्य है तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ग बना दिया गया है, ये वर्ग की भुजा आर, ये लंबाई भी आर है और ये लंबाई भी आर है, और कह रहा है किसी कैपिटल क्यू पर, चाहे तो इस पर आप निकाल लीजिए या इस पर निकाल लीजिए, किसी कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी बल शून्य है तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का मान निकालना। दोस्तों बहुत ही ईजी है। अगर मान लीजिए हम इस आवेश पर बात करते हैं, इस कैपिटल क्यू पर बात करते हैं, तो इस पर कौन कौन बल लगाएगा, ये भी बल लगाया तो ये बल लगाएगा इस ओर, ठीक है, और ये लगाएगा तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और ये लगाएगा तो ये लगाएगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा बात। अरे ये लगाएगा तो ये इधर धक्का मारेगा, ये लगाएगा तो ये इधर धक्का मारेगा, ये और ये लगा तो ये कोना कोनी धक्का मारेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आवेश और ये आवेश दोनों बराबर है, बीच की दूरी भी बराबर है, इसका मतलब है कि ये आवेश उतना ही बल लगाएगा जितना कि ये आवेश इस पर बल लगाएगा। समझे। तो मान लीजिए कि ये आवेश इस पर जो है वो F1 बल लगाता है, तो ये भी आवेश तो इस पर F1 बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आवेश ये भी Q है और ये भी Q है, बीच की दूरी यहाँ भी R है और यहाँ भी R है, तो जब आवेश समान है, दूरी समान है, तो बल भी समान होगा। तो ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहले हम कह दिए ज्वेल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से समझना है और पूरा आनंद के साथ फिजिक्स का आनंद लेना है। और आप लोग के लिए हम बहुत अच्छा क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, और ला रहे हैं। कुछ टाइम का स्कार्सिटी होने के कारण जो है आप लोग को हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश में ये रहते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा तैयारी कराया जा सके। और आपको जो है क्या कहते हैं, ये सोमवार को एक सुपर जो है आपको सेट देंगे, और सुपर सेट में आप जो है तैयारी देख लीजिएगा कि आपका किस प्रकार से होता है। जिस प्रकार से हम लोग जो है पिछले संडे भी किए थे तो उसी प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन देते रहेंगे, और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, प्रैक्टिस करते रहना है। तो अब देखिए ये आवेश और ये आवेश दोनों बराबर है, ये आवेश भी बराबर है, और बीच की दूरी बराबर है, तो इसका मतलब बल भी बराबर होगा। तो मान लीजिए ये जो है बल F1 लगाता है और ये भी F1 लगाता है, और ये दोनों दूरी ये तो दूरी अलग हो जाएगी, ये तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा यानी √2R हो जाएगा, और दोनों का आवेशों तो अलग अलग है, और ये बल हम मान लेते हैं F2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो ये F1 और F2 का परिणामी बल निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है और दोनों सदिश राशि, बल क्या चीज़ है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर हमको F1 और F1 का परिणामी बल निकालना पड़ेगा, इस बल का और इस बल का परिणामी बल निकालना पड़ेगा। तो देख रहे थे परिणामी बल जो हम निकालेंगे FR देते, R फॉर रिजल्टेंट फोर्स होता है, FR परिणामी बल निकालने फॉर्मूला होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। ये सूत्र होता है दोस्तों, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ओके, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है, इसलिए ध्यान से देखना है। देखिए F1 तो F1 है, ये है, F2 भी तो F1 है, ये अलग फोर्स है, इस पर अभी हम विचार नहीं करेंगे। पहले इस दोनों का परिणामी यानी ये दोनों F1 का परिणामी बल निकाल लेते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, FR बराबर √F1 का स्क्वायर अब प्लस ये भी F1 है, ये दोनों F1 F2 की जगह है ना, F1 तो F1 है, ये है F2 भी F1 है, F1 का स्क्वायर अब प्लस 2F1 F1, दोनों के बीच का कोण कितना 90 डिग्री, तो cos 90। ठीक है, अब cos 90 क्या होता है जानवे करते हैं, जीरो, आर्यभट्ट का प्रसाद। तो ये जीरो हो गया तो पूरे खानदान है ना जीरो करके बैठ गया। तो अब देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, FR क्या हो गया, √F1 स्क्वायर जोड़िएगा तो 2F1 स्क्वायर। अब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 का वर्गमूल क्या होता है √2, F1 स्क्वायर वर्गमूल क्या होगा F1। यानी ये कितना सुंदर चीज़ है, इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल का परिणामी बल जो होगा वो √2F1 होगा। समझ में आया बात, इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा जो लगने वाला बल है, ये जो कैपिटल Q फीलिंग करेगा, कितना बल फीलिंग करेगा, तो √2F1 बल फीलिंग करेगा। कितना सुंदर बात है। अब देखिए अब ये F2 भी निकाल लीजिए। तो अब कहानी ये है कि इस पर जो कैपिटल Q पर लगने वाला फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है बल शून्य है। तो बल शून्य कब होगा दोस्तों, जब इसके द्वारा लगने वाला जो परिणामी बल होगा और इसके द्वारा जो परिणामी बल होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है
कोई आपको 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, आप यहाँ पर हैं, तो बताइए 5 न्यूटन से पूरब आपको कोई खींचता है और 5 न्यूटन से कोई पश्चिम खींचता है, तो आप किधर जाइएगा, किधरों नहीं जाइएगा, आप स्थिर रहिएगा। तब बल शून्य कब होगा, जब इस दोनों के कारण लगने वाला परिणामी बल और इसके द्वारा लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होगा, तब न कुल बल शून्य होगा। इसके द्वारा और इसके द्वारा लगने वाला बल और इसके द्वारा लगने वाला बल जो है वो आपस में जब बराबर होगा तब आपको कैपिटल क्यू पर कुल बल जो होगा वो शून्य होगा। समझ में आया बात। तो F1 और F1 इस दोनों का परिणामी बल तो √2 F1 निकल गया, इसका क्या है F2। तो ये कब परिणामी बल शून्य होगा, जब इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी इसका डायरेक्शन F2 का डायरेक्शन इधर होगा और FR का इधर होगा, या FR का ही इधर होगा और F2 का इधर होगा, मतलब एक दूसरे का अपोजिट होगा, तब ये फोर्स कंट्रोल में होगा, यानी संतुलित होगा, बैलेंस होगा। तो FR तो हो ही गया। F2 देखिए, अब एक प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स वो 0 है। और टोटल फोर्स 0 कब होता है, इसलिए टोटल फोर्स 0 तब होता है जब FR बराबर F2 होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस दोनों के बीच लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। समझ में आया बात। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा है क्वेश्चन, अब देखिए बच्चा सब सोचता है क्या हो रटिए लेंगे, अरे भाई रट लोगे, लेकिन कोई पूछ देगा या तुम कोई होगा गिलानी होगा ना कि कैसे आया, तो कम से कम समझ जाया करो, ठीक है। तो √2 F1, अब देखिए F1 हुआ इस दोनों के बीच लगने वाला बल। आप गुलाम बाबा को बुलाइए, गुलाम बाबा क्या कहते हैं, दो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अब बटे में R², अब बराबर F2 यानी इस दोनों के बीच लगने वाला बल, तो क्या होगा 1/4πε0 कैपिटल क्यू गुना कैपिटल क्यू हुआ कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, अब बटे में दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना था √2r का होल स्क्वायर, तो √2r का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो है काटिए 1/4πε0 1/4πε0 कट गया, और यहाँ पर एक कैपिटल क्यू यहाँ भी और एक कैपिटल क्यू यहाँ भी कट गया, तो बचा क्या दोस्तों, तो देखिए √2 अब बट क्यू अब बटे में R², अब बराबर इधर क्या बचा कैपिटल क्यू बटे 2r², √2 की स्क्वायर 2 हो जाएगा 2r², ये R² भी काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना था कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का अनुपात, कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू का अनुपात, और आपको यहाँ रिजल्ट जो आ गया वो आया √2q बराबर कैपिटल Q/2, या ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2√2 क्यू को इधर कर दीजिए, 2√2 बराबर कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू, यानी आपके पास रिजल्ट जो आया दोस्तों कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू आया 2√2। देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना ज्वेल क्वेश्चन था, तो इसे ध्यान से समझिए। फिर अगेन एक बार और समझा देते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन। देखिए दिए गए चित्र, ये चित्र इस प्रकार का दिया हुआ है, और देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है, देख लीजिए क्वेश्चन बैंक में कि आपको किस ईयर में पूछा है। यहाँ पर क्यू है, यहाँ भी, यहाँ कैपिटल क्यू है, यहाँ स्मॉल क्यू और यहाँ कैपिटल क्यू है, बीच का डिस्टेंस R दिया है, यहाँ भी R दिया है। कहता है कि कैपिटल क्यू पर कुल प्रभावी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो शून्य है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स दोस्तों शून्य है तो क्या कहानी होगा ये समझना पड़ेगा। रिजल्टेंट फोर्स तब शून्य होगा जब इसके कारण लगने वाला फोर्स और इस दोनों का जो परिणामी फोर्स होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो इस दोनों का परिणामी फोर्स जो है हम निकाल लिए आराम से। ये सदिश सदिश के जोर से तोड़ना है, ठीक है। सदिश का नियम क्या है, दो सदिश को जोड़ने का रूल तो यही ना है, √F1² + F2² + 2F1F2 cos थीटा। आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे दो सदिश का जोड़ निकालने के लिए। अब थीटा दोनों के बीच का 90 था, अब फोर्स भी तो इक्वल ही होगा क्योंकि दोनों चार्ज इसका और इसका इक्वल है, इसलिए फोर्स भी इक्वल होगा। और रिजल्टेंट फोर्स आ गया आपको √2F1, और इस दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हम F2 मान लिए। अब देखिए फोर्स टोटल कब 0 होगा, जब दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसीलिए अपोजिट करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स 0 है, तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू F2। और रिजल्टेंट फोर्स आपको जो है क्या है √2F1 है, तो √2 दे दिए। F1 का मान मतलब चाहे तो ये फोर्स निकालिए ये फोर्स निकालिए, एक ही बात है। और किसके सूत्र से निकालना है, तो कूलाम के नियम से 1/4πε0 कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटे में R² दे दिए, इक्वल टू आपको ये जो आपको F2 फोर्स होगा वो F2 क्या होगा
तो इस दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स होगा, वो इससे निकाल के कैलकुलेट करके आपको कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का रेशियो निकाल दिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जनरली जो है आप लोग को टीचर सब कहते हैं रट लो बच्चों, रट लो, इतना क्या करोगे, लेकिन रट तो लोगे, मान लो 2 आंसर सही बात है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पलट दे, कुछ और दे दे, ठीक है, तब उस स्थिति में आपको समस्या हो जाएगा दोस्तों। तो रटिए नहीं, समझ करके कोई भी चीज़ बनाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। दोस्तों विद्युतशीलता हम बोलते हैं एप्सिलॉन नोट को, और आप लोग जानते हैं कि F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अगर हम एप्सिलॉन नोट को इधर लिखेंगे तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई और Q1 Q2 बटे F/R स्क्वायर। अगर हम मात्रक का बात करते हैं तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो ये आवेश है, ये भी आवेश है, तो आवेश का मात्रक इसका भी कूलाम और इसका भी कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट मात्रक नहीं होता है। और ये बल है, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो न्यूटन। आर क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इज्जत में लिख दो, न्यूटन नीचे है, ऊपर गया तो न्यूटन पावर -1, मीटर स्क्वायर नीचे है तो ऊपर गया तो मीटर पावर -2 और कूलाम स्क्वायर। तो देख लो इसका सही क्या है आंसर, न्यूटन पावर -1 मीटर पावर -2 कूलाम स्क्वायर। ये आपको सही आंसर ए हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। धातु के बने, देखिए ये भी क्वेश्चन समझदारी की चीज़ है, समझ जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। धातु के बने गोले ए को धन आवेशित तथा बी को ऋण आवेश दिया जाता है। देखिए जब ऋण आवेश देते हैं इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जब धन आवेश होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज़ से निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बी को दिए हैं ऋण आवेश और ए को दिए हैं धन आवेश, तो इसका मतलब है ए से हम इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और बी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो जिसको दिए हैं उसका द्रव्यमान बढ़ेगा और जिससे लिए हैं उसका द्रव्यमान घटेगा। मतलब धन आवेशित का द्रव्यमान घट जाता है और ऋण आवेशित द्रव्यमान बढ़ जाता था। अब देखिए इसमें कॉमन सा बात है, कहता है दोनों द्रव्यमान बराबर होगा, गंदा बात हो गया ये। गोला ए का द्रव्यमान बढ़ेगा, ये भी गलत हो गया क्योंकि धनावेशित है गोला, तो इसका द्रव्यमान तो घटेगा और गोला बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो ये सही बात है, गोला बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि बी को ऋण आवेश दिए हैं यानी इलेक्ट्रॉन दिए हैं। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन आइए। ये भी सुंदर क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, ब्यूटीफुल, समझे। अब देखिए क्यों इसको हम ब्यूटीफुल बोलते हैं वो समझिए। क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण वेक्टर पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर वेक्टर ई और वेक्टर पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव का स्थितिक ऊर्जा होगा। यानी ऊपर से यहाँ तक पढ़िएगा तो क्वेश्चन भूल जाता कि करना क्या है। ठीक है, लेकिन है कुछ हो न, आप लोग को स्थिति यानी W बराबर फॉर्मूला जानते हैं, किया गया कार्य के लिए कि जब विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो क्या गया कार्य होता है W बराबर PE इंटू कॉस θ1, घटा में होता है कॉस θ2। ये किया गया कार्य होता है, और कार्य के लिए आपको फॉर्मूला हम बताए थे कि क्या गया कार्य के लिए सूत्र ये होता है W बराबर PE इंटू कॉस θ1 घटा कॉस θ2। अब देखिए कहानी कि विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव, यानी विद्युत द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखते हैं और उसको जो है हम लोग थीटा कोण घुमाते हैं, तब देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। यानी θ1 है आपको 90 डिग्री और θ2 है आपको थीटा 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाते हैं, तब जो है क्या गया कार्य जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग कैपिटल U से डिनोट करते हैं। U बराबर हो जाएगा PE इंटू कॉस 90 घटा कॉस थीटा, और कॉस 90 का मान होता है दोस्तों 0, तो इसलिए U बराबर होगा PE इंटू, यहाँ लिख दीजिए 0 माइनस कॉस थीटा, जिसको हम लोग प्यार से माइनस PE कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे A डॉट बी का, A डॉट बी फॉर्मूला आता है AB कॉस थीटा। A डॉट बी फॉर्मूला क्या आता है AB कॉस थीटा, तो माइनस PE कॉस थीटा अगर दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P क्रॉस सॉरी डॉट वेक्टर E। P डॉट E होगा PE कॉस थीटा, अब माइनस है तो माइनस लिख दिए, तो इसका जो है सही आंसर हो गया माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E।
यानी इसका सही आंसर देख लीजिए, माइनस पी डॉट वेक्टर ई इसका सही आंसर है। और कैसे हुआ तो बता चुके हैं आपको, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला था डब्ल्यू बड़ा पी इंटू कॉस थीटा 1 घटा कॉस थीटा 2, और दो ध्रुव को 90 डिग्री से थीटा घुमाए, तो उस स्थिति में क्या गया, कार्य आपको जो होगा वो आपको स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये 8 नंबर क्लियर हो गया। 9 नंबर, कूलाम बल होता है। दोस्तों कूलाम बल जो होता है हम कई बार क्वेश्चन में पूछे हैं, और इसलिए पूछते हैं कि ये सब जो है आपको कूलाम बल है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हम टेस्ट में पूछे हैं, और आपको याद भी होगा दोस्तों कि कूलाम बल केंद्रीय बल और विद्युत बल होता है, यानी इसका सही आंसर दोनों होगा। ये NOT नोट मतलब हुआ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कूलाम बल क्या है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, इसलिए इसका सही आंसर सी होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको जो है 10-10 क्वेश्चन, 10 फिजिक्स का और 10 मैथमेटिक्स का, और आज से आपको हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव आपको कराते जा रहे हैं। आप ध्यान से देखें, क्योंकि हिंदी भी आपको 100 मार्क्स का पूछता है, और इसे कलेक्शन करके आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आप उसे याद कर लें, बहुत ही फायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं दोस्तों। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभवी तल क्या होगा, तो x है तो yz हो जाएगा, और y रहता तो xz हो जाता, और z रहता तो xy हो जाता, तो इसका सही आंसर yz तल हो गया। तो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। 10 ऑब्जेक्टिव आपको मैथ का भी बताते हैं, और उसके बाद जाकर के आपको नेक्स्ट एक वीडियो आज ही डाल रहे हैं जिसमें आपको हिंदी का है ऑब्जेक्टिव, उसे ध्यान से देख लेना है। ठीक है, चैप्टर है बातचीत चैप्टर, उसे आप लोग देख लीजिएगा, और उससे आपको जो है बहुत कंट्रोल हो जाएगा हिंदी, अगर आप ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करते रहिएगा तो। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स का। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स में आपको एक सूत्र बताने जा रहे हैं, और उस सूत्र पर आपको जो है कुछ सवाल हम बताएंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है एग्जाम में इस पर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, इसे ध्यान से देखना दोस्तों। इंटीग्रेशन e का पावर x और fx प्लस f' अगर फॉर्म में रहता है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझा देंगे। अगर अभी तो आपको हवाई जहाज़ उड़ रहा होगा माथा पर, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होंगे तो सोचते होंगे ये सर क्या लिख दिए। इंटीग्रेशन e के पावर x fx प्लस f' dx अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है दोस्तों वो होता है e का पावर x fx प्लस के। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपको हम रामबाण दिए सूत्र, और इस सूत्र से आप जो है बहुत सवाल को जो है गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए एक सवाल आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इंटीग्रेशन e का पावर x और ये रहा log x प्लस 1/x और dx, ऐसा आपके पास सवाल है दोस्तों, और इसको सॉल्व करना, और ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दिया, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर्वप्रथम इसका मीनिंग समझिए। देखिए इसमें fx चाहे तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और fx हम उसको मानेंगे जिसका डिफ्रेंसिएशन करने पर दूसरा हो जाए। यानी एक सेकंड का बात करते हैं, अगर हम कहेंगे log x का डिफ्रेंसिएशन करो तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, लेकिन 1/x का डिफ्रेंसिएशन तो log x नहीं होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो डैश का मतलब हुआ डिफ्रेंसिएशन, यानी पहले वाला हो या दूसरे वाला हो, किसी को डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर दूसरा वाला हो जाता है तो वो fx कहलाता है। यहाँ पर fx कौन हो गया, fx हो गया log x। क्यों हो गया, क्योंकि इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। log x का डिफरेंस क्या होता है 1/x, यानी अगर ये fx है तो ये आपको f' हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर इस प्रोसेस में है सवाल तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा, समझ में आया बात। तो e के पावर x fx ये हुआ प्लस में f' ये हुआ, तो अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों वो हम क्या लिख सकते हैं, वो हम यह लिख सकते हैं e का पावर x और fx प्लस के, तो f के तो कांस्टेंट है, fx क्या है तो fx है log x प्लस में के। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना इजी है,
ठीक है, आपको ये सोचना है कि एफ एक्स हम उसी को मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा हो जाए। देखिए अब आपको एक और सवाल देखिए बताते हैं दोस्तों। इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। देखिए ये भी आपको क्या कहें पूरा मस्त सवाल है, और इसमें आप कह दीजिएगा कि सर जी एफ एक्स कौन होगा और एफ डैश एक्स कौन होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो कॉस होता है। यहाँ पर एफ एक्स जो है आपको साइन एक्स मान लिए, और एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स कॉस एक्स होगा, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंसिएशन में होता है माइनस साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो होता है माइनस साइन, माइनस तो इसके पास है नहीं, लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। ये सॉलिड पुर गया, तो इसीलिए एफ एक्स ये हुआ एफ डैश एक्स ये हुआ। अगर ऐसा हो जाता है तब फार्मूला क्या कहता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस के लिख दो। तो ई के पावर एक्स तो लिखिए दिए, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स आप प्लस में के। आप लोग कमेंट में हम जरूर बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है मैथमेटिक्स, ये जो मैथमेटिक्स बता रहे हैं आप लोग कैसा। और ये भी बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को इंटीग्रेशन का, जैसे हम चैप्टर आपको 4 चैप्टर तक हम वीडियो दे चुके थे और किसी कारणवश फिर वहाँ से वीडियो हम ब्रेक लगा दिए थे। जल्द ही आप लोग को फिर चैप्टर 5 से हम वीडियो एक तरफ से देंगे, ठीक है। कुछ इमरजेंसी थोड़ा सा था, इस कारण से आपको हम वो वहाँ से 5 चैप्टर से नहीं दे पाए, लेकिन ज़रूर देंगे दोस्तों, ये प्रॉमिस करते हैं। अभी आप ये देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जिससे आपको जो है रिजल्ट जो है अच्छा आए। तो ये आप समझ में आ गया बात। अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों, इसको भी देख लिया जाए। ई के पावर एक्स 10x और प्लस में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। दोस्तों अब ये सोचना है कि एफ एक्स कौन होगा, तो बोलिए 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए जब तक फार्मूला याद नहीं कीजिएगा तब तो दिक्कत होता है। तो फार्मूला के लिए बच्चा सब हमको कमेंट किए थे कि आप फार्मूला सर वीडियो एक बना दीजिएगा, और अगर आप लोग को सही में फार्मूला का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो हम फार्मूला का भी वीडियो बनाकर आपको दे देंगे, ठीक है। हमें कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि सर फार्मूला का वीडियो हम लोग को चाहिए, तो हम लोग फार्मूला का वीडियो देंगे, ज़रूर देंगे। तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कि फार्मूला का वीडियो चाहिए अन्यथा नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए 10 का डिफरेंशिएशन करने पर सेक स्क्वायर होता है दोस्तों। 10 का डिफरेंशिएशन करने पर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या होगा दोस्तों, एफ एक्स हो जाएगा 10x। एफ एक्स क्या होगा 10x, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर जो है 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब अगर इस प्रोसेस पर बैठ जाता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस के, और एफ एक्स है क्या, तो 10x, यानी ई के पावर एक्स एफ एक्स की जगह दे दीजिए 10x और प्लस में के, ये सही हो गया। तो देखिए कितना सुंदर सुंदर बात था, और इसे आप लोग को बनाने हम सिखा दिए। कुछ सवाल और देख लेते हैं जिससे कम से कम आपको इस प्रकार का सवाल जब भी आए तो आप आसानी से बना सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स, और यहाँ दे देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दोस्तों ऐसा सवाल अगर रहेगा तो आपको बता चुके हैं कि एफ एक्स किसको मानेंगे, उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरे हो जाए। तो एफ एक्स ये होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स आपको हो गया साइन इनवर्स एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन करने पर दोस्तों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अब देखिए सवाल कहता था, यानी फॉर्मूला कहता था इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स अब प्लस में अगर एफ डैश एक्स प्रोसेस है तो इस टाइप का इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला आता ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में के, ठीक है। अब देखिए ये एफ एक्स हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे ये हो जाता है, तो ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तो प्रोसेस पर बैठ गया, यानी ये फॉर्म पर बैठ गया। इस फॉर्म पर बैठ गया तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस के। एफ एक्स है क्या, तो साइन इनवर्स एक्स, तो क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस के,
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको 2-3 दे देते हैं जिसे आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन e के पावर x 10 इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक ये हुआ। और दूसरा ये है इंटीग्रेशन e के पावर x और cot x प्लस log sin x। हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको सवाल 1 और 2 बना कि नहीं बना। अगर नहीं बना तो आप हमें बताइएगा। बन जाना चाहिए। आपको ये सोचना है कि fx किसको मानेंगे कि उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर दूसरा वाला हो जाए, चाहे तो इसको मानिए या इसको मानिए। डिफ्रेंसिएशन करने पर अगर दूसरा वाला हो जाता है तो वो f डैश हो गया, f डैश x हो गया, और जिसको हम माने थे वो fx हो गया। ठीक है, तो आपको ये दोनों सवाल सॉल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप आते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सब पूछता है एग्जाम में बहुत ही इजी और बच्चा डर जाता है और परेशान हो जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कह देगा कि ए बी, मैट्रिक्स में पूछ देता ए बी होल डैश का मान होगा, ए बी होल डैश का मान होगा। ये देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों और बहुत ही इजी है, और मैट्रिक्स का है दोस्तों। ए बी होल डैश का जो है मान होता है दोस्तों, इसका होता है बी डैश और ए डैश। ए बी होल डैश का क्या होता है फॉर्मूला, बी डैश ए डैश। दिमाग में रखना है दोस्तों, ए बी होल डैश का फॉर्मूला होता है बी डैश ए डैश। गणित तो फॉर्मूला पर डिपेंड है, आप लोग को पता है। फॉर्मूला जितना मजबूत रखिएगा उतना सुंदर मैथ जाएगा। एक और देखिए, अगर मान लीजिए ए बी होल इनवर्स का मान पूछेगा, ए बी होल इनवर्स का मान या बराबर होता है, तो ए बी होल इनवर्स होता है दोस्तों वही सेम बी इनवर्स और ए इनवर्स। समझ में आया बात। और इसी प्रकार का पूछ देता है दोस्तों कि आई वेक्टर में पूछ देता आई डॉट आई का मान क्या होगा, या पूछ देगा जे डॉट जे का मान क्या होगा, या पूछ देगा के डॉट के का मान क्या होगा। दोस्तों आई डॉट आई पूछें या जे डॉट जे पूछें या के डॉट के पूछें, इस सभी का मान 1 होता है दोस्तों। अगर यही बात अदर गुना कर दें, कह दें आई डॉट जे क्या होगा दोस्तों, जे डॉट के क्या होगा दोस्तों, और के डॉट आई क्या होगा दोस्तों, इस सब का मान 0 होता है। इतना मेमोरी में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और आप लोग को ध्यान से देखना है। जल्द ही आप लोग के बीच जो है हम लाइव क्लास लेकर आएंगे और टाइम बता देंगे आप लोग को कि किस टाइम में हम लाइव क्लास देंगे, ताकि आप लोग की समस्या का समाधान आसानी से सरल भाषाओं में कर सकें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।